हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म बायोबाइट्स पे, जहां मैं और आप मिलकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 2027 के लिए। और हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जिसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का पहला वीडियो जो है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। प्लीज उसको जरूर देखिएगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले। ठीक है, हमने उसमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में पूरे बायोलॉजी के सिलेबस को छोटे छोटे से सेगमेंट्स यानी बायो ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया है। और अभी हम पढ़ रहे हैं बायो ब्लॉक 1 में सेल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं बायो ब्लॉक 1 सेल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 2 और देखते हैं हमको और आपको आज क्या सीखने को मिलने वाला है। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनका डेवलपमेंट लेटर स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन में हुआ। इट मींस दीज आर न्यू टाइप ऑफ सेल्स which were developed after the development of nucleus or karyo. Okay, it means these eukaryotic cells are more developed, more advanced than prokaryotic cells. And कैसे कहेंगे कि more advanced है? Because they have much more complex structure. Next question is कि सर आपने तो कह दिया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बट हाउ? बिकॉज दे हैव कॉम्प्लेक्स मल्टीपल सेल ऑर्गेनेल्स, और ये सेल ऑर्गेनेल्स स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, प्लास्टिड्स आर फॉर फोटोसिंथेसिस और अदर स्पेसिफिक functions, right? So there is one more thing, these complex multiple cell organelles are also membrane bound. If you look closely at this slide, you will find कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है यानी सेल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 1, जहां पे हमने बहुत डिटेल्ड टेबल पढ़ी है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन की, वहां ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स हम और आप डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक डिस्कशन का जो है वो है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो चलिए यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ी सी चीजें हम और आप और सीखते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जैसा कि अभी हम और आप देख रहे थे कि इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, तो मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए या दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे सेल यूज किए, जो सेल है हमारी ह्यूमन सेल। ठीक, अब इस डायग्राम में सीधे सीधे हमको और आपको देखने को मिल रहा है कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लाइक राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर ऑर्गेनेल्स। जैसा कि हम लोग अभी पिछली स्लाइड में पढ़ रहे थे कि मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेल्स यहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि मिसिंग है प्रोकैरियोटिक सेल में। एक बात, लेकिन जब हम यहां पर प्रॉपर सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो हम फॉलो करेंगे एक प्लांट सेल को। इसके पीछे रीजन ये है कि प्लांट सेल को पढ़ते टाइम ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो यहां पे मेंशन है ह्यूमन सेल में, ये हमको पढ़ने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा हमें कुछ और भी चीजें मिलेंगी, जैसे कि सेल वॉल, प्लास्टिड्स। तो हम नहीं चाहेंगे कि पूरी की पूरी पढ़ाई करने के बाद में हमें बाद में रियलाइज हो कि अरे हमसे कोई टॉपिक रह गया। सो वी विल यूज प्लांट सेल एज आवर बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, अच्छा, प्लांट सेल में जो सेल वॉल है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, वेयर एज इन एनिमल सेल्स और ह्यूमन सेल द आउटर मोस्ट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट फेमस क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। आई थिंक जितने भी बच्चे यहां पर क्लास देख रहे हैं मेरे साथ, आप सभी लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता था। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड हैव अ डाइव इनटू पार्ट्स ऑफ सेल।
तो अगर हम सेल की डिटेल स्टडी करें तो हम इस सेल की स्टडी को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल और सेल प्लाज्म. Protoplasm is the fluid, entire fluid that is present inside a cell. Vacuoles are the empty spaces which can be utilized for different functions like for excretion, for storing food and etc. or storing secretory products, right? And this cell wall is the structure that is the outermost layer of a cell. And as I have already mentioned, we are following the structure of a plant सेल, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमसे कोई स्ट्रक्चर मिस हो जाए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल प्रोटोप्लाज्म. इफ यू लुक एट द प्रोटोप्लाज्म तो आपको पता चलेगा कि प्रोटोप्लाज्म पे स्टडी करते हुए इसको कहा गया फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स जो आई हैं, इन यूकैरियोटिक सेल्स में कोई ना कोई फ्लूइड भरा हुआ है और उसी लिक्विड के अंदर सारा न्यूट्रिशन है. उसी के सहारे सारे सेल ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में मिलकर के टीम वर्क में काम कर पा रहे हैं. मतलब अगर ये लिक्विड ना हो, ठीक, तो फिर उस सेल की डेथ को कोई रोक नहीं सकता. मतलब फिजिकल स्टेट में जब तक ये फ्लूइड सेल के अंदर है तब तक सेल जीवित है. ये फ्लूइड हटा, सेल की डेथ निश्चित है. सो इसको बोला गया फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. और यह बात बोली थी जिन्होंने, उनका नाम था हक्सले. 1 नंबर का क्वेश्चन, हु कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. इस फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ को इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ इतना ही कह के छोड़ दिया. उसके बाद में फिर और साइंटिस्ट आए और इन्होंने इसके बारे में बात करनी शुरू करी. तो एक साइंटिस्ट आते हैं डुजार्डिन. और डुजार्डिन साहब इसी प्रोटोप्लाज्म को नाम देते हैं सारकोड. एक बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म को सारकोड किसने कहा, तो आपका आंसर है डुजार्डिन. ठीक, फिर धीरे धीरे स्टडीज बढ़ रही हैं और थोड़ी और स्टडी होने के बाद में एक और साइंटिस्ट आते हैं और वो परकिंजे साहब आकर के इस फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ को, इस सारकोड को नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म. सो दिस वाज द जर्नी जहां पे हम देख रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म की जो नेमिंग है वो किस तरह से की गई है. ठीक, फिर प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे सबको लगने लगा कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस प्रोटोप्लाज्म को कुछ तो और कहना ही चाहिए. तो एक साइंटिस्ट आए, मैक्स शुल्ज, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी. मैक्स शुल्ज जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी में कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है. प्रोटोप्लाज्म थ्योरी ये कहती है कि जो प्रोटोप्लाज्म है यही है बेसिस ऑफ लाइफ. और जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आप इन सभी के प्रोटोप्लाज्म को उठा करके देखेंगे तो यह आपको सिमिलर मटेरियल से बना हुआ मिलेगा. इट मींस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब प्रोटोप्लाज्म कंटेन करते हैं और सबका प्रोटोप्लाज्म केमिकली एक जैसा लगभग होता है. दिस वाज द थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म गिवन बाय मैक्स शुल्ज. तो इस तरह से हमको और आपको उन सारे वैज्ञानिकों के नाम पता चल चुके हैं जिनको हमको और आपको यहां पे पढ़ना चाहिए. ठीक है, ओके. थोड़ा सा अब हम और आप प्रोटोप्लाज्म को और डिटेल में देखते हैं. तो अगर हम प्रोटोप्लाज्म की स्टडी करने के लिए जा ही रहे हैं तो हम पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर आपको देखना है तो आप इसको 3 छोटे छोटे से हिस्सों में पढ़ सकते हैं.
इसका अपीयरेंस कैसा होता है, इसमें इलास्टिसिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसी होती है, और इसकी विस्कोसिटी कैसी होती है। ठीक है, तो हम इसको 3 छोटे छोटे से हिस्सों में पढ़ेंगे और हम इसके तीनों छोटे छोटे से हिस्सों को आपको ये भी बताएंगे कि क्यों इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी ये कंटेन करता है। तो सबसे पहले इसकी अपीयरेंस कैसी है। अगर अपीयरेंस वाइज देखेंगे तो इट शुड बी लिक्विडी फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। और चूंकि ये लिक्विडी है और इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस ऑलरेडी डिसॉल्व हैं, देन इट शुड बी थिक एंड हैवियर देन वाटर। सो इट्स थिक एंड heavier than water. It should be heavier than water. Obviously, क्यों? Because so many salts are dissolved in it, right? Next point. Contractility and elasticity. Obviously, दिस प्रोटोप्लाज्म शुड बी हैविंग कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड इलास्टिसिटी, तभी तो सेल्स में माइनर मेजर कुछ चेंजेस हो पाएंगे उसके शेप में, और जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ बहुत मूव कर पाएंगे। प्लस सेल्स में कॉन्ट्रैक्टिलिटी और इलास्टिसिटी होने से उनके शेप में अगर माइनर माइनर चेंजेस हो सकेंगे तो बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जो सेल्स फॉलो कर पाएंगे। ठीक, अप टू 25 टाइम्स इलास्टिसिटी शो कर सकती है सेल बिकॉज ऑफ दिस प्रोटोप्लाज्म। इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि इसका क्या फायदा है। एक प्रोसेस हम और आप पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं डायापिडेसिस। व्हाट इज दिस प्रोसेस? हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें से अगर सेल्स को स्क्वीज करके बाहर जाना हो तो उनको अपना शेप थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तभी वो बाहर जा पाएंगी, राइट। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है स्क्वीज करके बाहर जाने का, मूवमेंट टू आउटसाइड, ये होगा कैसे? इसके लिए होना चाहिए क्या? कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड इलास्टिसिटी, राइट। ये प्रॉपर्टी होगी तभी तो डायापेडेसिस होगी, राइट। तो दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, राइट। थर्ड पॉइंट इज विस्कोसिटी। There is a very important point in viscosity. एक ही सेल में अलग अलग जगहों पे, मान लीजिए ये एरिया लिया आपने और मान लीजिए ये एरिया लिया आपने, तो एक ही सेल में अलग अलग जगह पर ऐसा हो सकता है कि जो विस्कोसिटी है वो अलग अलग हो एक ही सेल में। उससे फायदा क्या होगा? पहले तो यहां पर इसको लिख देते हैं, डिफरेंट विस्कोसिटी एट डिफरेंट प्लेस इन आवर। लुक, विस्कोसिटी से ये होता है कि किस तरह से कोई फ्लूइड फ्लो करेगा। विस्कोसिटी ज्यादा है तो फ्लो स्लो हो जाएगा, विस्कोसिटी कम है तो फ्लो फास्ट हो जाएगा, ठीक। अब इस बात को समझिएगा, जो अमीबिक मूवमेंट्स होते हैं जो हम और आप पढ़ेंगे भी जब हम प्रोटिस्टास पढ़ेंगे, अमीबा में जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के लिए, जिसमें अमीबा स्यूडोपोडिया बनाता है, उस मूवमेंट में प्रोटोप्लाज्म की विस्कोसिटी जगह जगह पर वो घटाता और बढ़ाता है ताकि वो फ्लूइड की फ्लो के साथ में अपने को मूव करा सके।
अगर प्रोटोप्लाज्म में ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तो अमीबा मूव नहीं कर पाएगा। ठीक, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके, थोड़ा सा और प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए हमको और आपको पता होने चाहिए। बात आ ही गई है तो लेट्स डिस्कस अबाउट मूवमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब मूवमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसके एग्जांपल्स अक्सर पूछे जाते हैं। नाम तो जितने भी इसके मूवमेंट के वो तो आप सिर्फ देख करके ही जान जाएंगे। ठीक है, पहला जो इसका प्रोसेस है वो है साइक्लोसिस, और ये साइक्लोसिस दो तरह की हो सकती है। नंबर 1, रोटेशन। मैं बार बार बोर्ड के सामने से हट जाता हूं ताकि आप साथ के साथ नोट्स बना सकें। एंड नंबर 2, सर्कुलेशन। तो साइक्लोसिस जैसा कि नाम से पता चल रहा है एक साइक्लिकल प्रोसेस है, जिस तरह से वो घूम रहा है। अब इसके दो टाइप हैं, एक है रोटेशन और दूसरा है सर्कुलेशन। ठीक, अब रोटेशन पूरी सेल में एक जैसा होगा। मान लीजिए ये एक पूरी सेल है, थोड़ी यहां पे थोड़ा सा छोटा बन रहा है तो कंफ्यूजन होगा, एक बड़ा बना के समझाता हूं। मान लीजिए ये एक पूरी सेल थी और इसका पूरा प्रोटोप्लाज्म कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है। So this will be called rotation. Entire protoplasm is moving in one direction. This is rotation. लेकिन अभी यहां पे अगर यही सेल हम उठाएं और हम इसके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को देखें, या चलिए हम बना देते हैं कुछ अलग अलग वैक्यूल्स, कुछ फूड वैक्यूल, कुछ एक्सक्रीशन की वैक्यूल्स, तो हम फिर इसी फ्लूइड को अलग अलग वैक्यूल्स के हिसाब से मूव कराने लगेंगे ताकि हम उस वैक्यूल को यूटिलाइज कर सकें। नाउ दिस इज नोन एज सर्कुलेशन। तो रोटेशन में एंटायर प्रोटोप्लाज्म इज सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन और मूविंग इन वन डायरेक्शन, वेयर एज इन सर्कुलेशन entire protoplasm is not moving in one direction, it is moving according to the vacuoles और structures जहां पर उस प्रोटोप्लाज्म की जरूरत। तो यहां पे वन डायरेक्शन, यहां पे डिफरेंट डायरेक्शन, इसको इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम इस तरह से देख रहे हैं तो फिर हमारे पास में इसका कोई ना कोई एग्जाम्पल भी होना चाहिए। तो रोटेशन के एग्जाम्पल में आपको नाम याद रखना है हाइड्रिला का, और सर्कुलेशन में आपको नाम जो एग्जाम्पल में याद रखना है वो है ट्रेडेसेंशिया। ठीक, ट्रेडेसेंशिया और हाइड्रिला। ठीक, शॉर्टकट, एक जांच होती है हाई रिजोल्यूशन सिटी स्कैन, HRCT बोलते हैं। हाई रिजोल्यूशन सिटी स्कैन कराइए, ज्यादा अच्छी सिटी स्कैन की रिपोर्ट आएगी। हाई रिजोल्यूशन बोलते हैं ना, इतने रिजोल्यूशन का कैमरा, उतने रिजोल्यूशन का कैमरा। सो HRCT, H for hydrilla, R for rotation, C for circulation and T for tradition. Simple. So the shortcut is HRCT. मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे और हमारा बोर्ड भी बहुत भरे नहीं। ओके, लेट्स मूव इट हियर एंड नाउ let's go back to second type of movement of protoplasm. Second type of movement of protoplasm is ciliary movement. अब ये नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब जो भी सीलिया बन रहे होंगे वो कहीं ना कहीं प्रोटोप्लाज्म की हेल्प से मूव कर रहे होंगे।
राइट। अब बहुत सारे ये प्लांट्स हैं, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सेल्स है, स्ट्रक्चर्स है जिसमें सीलियरी मूवमेंट मिलता है। हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लाए हैं, वो है क्लेमाइडोमोनास। और थर्ड है हमारा अमीबिक मूवमेंट, जो ऑब्वियसली किसमें होगा, अमीबा में। सो दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिनके लिए हमसे और आपसे डायरेक्टली सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, ओके। नाउ अब हमने इसकी फिजिकल अपीयरेंस देख ली है, हमने इसका मूवमेंट देख लिया है। अब हम इसका नेचर देखते हैं, किस किस तरह का प्रोटोप्लाज्म हमको देखने को मिलता है। सो नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि कितने टाइप का प्रोटोप्लाज्म आपको देखने को मिल सकता है। बहुत आसान है, आपको इसको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही इसका नाम मैं बोर्ड पे लिखूंगा वैसे ही आप जान जाएंगे कि हम किस टाइप की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ थ्योरीज आई थी, बस मैं उनके नाम लिखता चला जा रहा हूं और नाम लिखते ही आपको आंसर आ जाएगा। ग्रैन्युलर थ्योरी, जैसे ही लिखा वैसे ही आप जान गए कि प्रोटोप्लाज्म कैसा दिख रहा है, ग्रेन्यूल के जैसा। एल्वियोलर थ्योरी, मतलब उसमें छोटे छोटे क्या दिखाई पड़ रहे हैं, एयर स्पेसेस दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए एक टर्म एल्वियोलाई हम और आप यूटिलाइज करते हैं जब हम लंग्स को पढ़ते हैं। फाइब्रिलर थ्योरी, फाइबर दिख रहे होंगे। और रेटिक्यूलर थ्योरी, इसमें यही फाइबर्स जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, जाल बना रहे हैं। कुछ इसको थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए ये सेल थी, तो फाइब्रिलर थ्योरी में कुछ इस तरह से आपको फाइबर्स देखने को मिलेंगे। वही रेटिकुलर थ्योरी के हिसाब से ये फाइबर आपस में क्या होंगे, उलझे हुए होंगे और एक जाल जैसा बना लेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो चार तरह की थ्योरीज आई थी नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म के लिए, और उन चारों के नाम मैंने यहां पर लिख दिए हैं। बहुत इजीली सभी लोगों को याद हो जाएंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक, चलिए। फिर इसमें एक और टर्म आएगा आगे चल करके जो आपको और हमको पढ़ना है, वो है सॉल जेल थ्योरी। लेकिन सॉल जेल थ्योरी को बहुत बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि सर आपने यहाँ प्रोटोप्लाज्म के साथ सॉल जेल थ्योरी क्यों नहीं पढ़ा रहे। क्योंकि सॉल जेल थ्योरी को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग अमीबा वगैरह को पढ़ना शुरू करेंगे। तो अमीबिक मूवमेंट में या प्रोटिस्टा में हम और आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं सॉल जेल थ्योरी को छोड़ रहा हूँ। बहुत परेशान नहीं होइएगा, ये मत सोचिएगा कि सॉल जेल थ्योरी आप लोगों को क्यों नहीं पढ़ाई गई। ठीक, so this was all about protoplasm. Now let's move on to next segment about parts of protoplasm. एक प्रोटोप्लाज्म को अगर हम डिवाइड करें तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल। अभी डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस केवल और केवल बाउंड्री का है। एक सेल में पूरा जो लिक्विड भरा हुआ था, इस पूरे लिक्विड को हमने कहा प्रोटोप्लाज्म। अब उसको हमने एक कंपार्टमेंट में कर दिया, कंपार्टमेंट का नाम रख दिया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी तो कुछ ना कुछ लिक्विड भरा ही होगा। उसी तरह से कुछ ना कुछ लिक्विड दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स में भी भरा होगा, कुछ वैक्यूल में भी भरा होगा।
और बाकी का बचा हुआ लिक्विड ऐसा होगा जो पूरा का पूरा यहां पे आपको इस तरह से सेल में पड़ा हुआ दिखेगा। तो ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये पूरा का पूरा कहा जाएगा साइटोप्लाज्म, जो किसी भी सेल ऑर्गेनेल में बंद नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर जो है उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। और एक तीसरा हिस्सा है जो वैक्यूल के अंदर आ जाएगा, वो यहां पर मैंने आपके लिए बना दिया है। कुल मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। न्यूक्लियस जो कि गवर्निंग अथॉरिटी है, इसलिए उसको एक अलग से इज्जत दी। दूसरा साइटोप्लाज्म, जिसमें बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड है। और तीसरा है वैक्यूल, जिसमें या तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं या फिर उसके अंदर मौजूद हैं लिक्विड, स्टोर्ड फूड मटेरियल, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक, अब ये जो साइटोप्लाज्म हम और आप पढ़ने जा रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, इस साइटोप्लाज्म को फिर से हम और आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा इसका जो कहा जाएगा वो होंगे सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरा होगा हाइलोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स में तो हम और आप तमाम तरीके के सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि 2 तरह के हैं मेजरली। पहला वो जिसके लिए यूकैरियोटिक सेल जानी जाती है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और दूसरा है विदाउट मेम्ब्रेन। राइट, वेयर एज इफ वी गो थ्रू दी हाइलोप्लाज्म, फिर वहां पे हमको 3 तरह की चीजें दिखेंगी। कौन कौन सी 3 तरह की चीजें दिखेंगी? हाइलोप्लाज्म में हमको मिलेगा स्टोर्ड मटेरियल, सेक्रेटरी मटेरियल, और एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो कुल मिलाकर के हमको और आपको साइटोप्लाज्म में अगर स्टडी करने को दे दिया जाए कि भाई साइटोप्लाज्म के बारे में बताएं, तो हम साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में पढ़ सकते हैं, हाइलोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स हम और आप 2 टाइप के पढ़ेंगे, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है और विदाउट मेम्ब्रेन है। विदाउट मेम्ब्रेन वाले वो थे जो आपको प्रोकैरियोट में भी देखने को मिल रहे थे, यहां भी देखने को मिल जाएंगे। और जब हम हाइलोप्लाज्म देखना शुरू करेंगे तो वहां पे हमको स्टोर्ड मटेरियल मिलेगा, सिक्रेटरी मटेरियल मिलेगा और एक्सक्रीटरी मटेरियल मिलेगा। ठीक, हम अपनी क्लास को आज यहीं पे रोकेंगे और कल की क्लास में आपको आगे हम और आप फिर पढ़ेंगे। एक बार मैं एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं, फटाफट से सुनिएगा और अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, ठीक, तो यूकैरियोटिक सेल्स वो हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। एक बात, उसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की डिटेल्ड स्टडी को करना शुरू करते हैं तो हमको सबसे पहले वहां पर देखने को मिलता है प्रोटोप्लाज्म, और उसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर सब कुछ मौजूद है। इसी प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था हक्सले ने। इसी प्रोटोप्लाज्म का जो एक्चुअल नाम प्रोटोप्लाज्म मैं बार बार बोल रहा हूं वो दिया गया था परकिंजे के द्वारा, और इसको सार्कोड कहा गया था डुजार्डिन द्वारा। ठीक, उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट और थे मैक्स सुजर्ड्स, उन्होंने यहां पर प्रोटोप्लाज्म थ्योरी भी दी थी। ठीक,
यहाँ तक हमने और आपने डिटेल में डेटा देखा। फिर जब हमने और आगे स्टडी करनी शुरू करी तो हमको पता चला कि भाई प्रोटोप्लाज्म की अपीयरेंस को भी हमको देखना चाहिए कि कैसा दिख रहा है, किस तरह का होता है। तो ये थिक होता है, इट शुड बी हैवियर देन वाटर बिकॉज इट कंटेन्स सो मेनी सॉल्ट्स एंड केमिकल्स, राइट। इसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, इसमें इलास्टिसिटी होती है, अपने एक्चुअल साइज से 25 टाइम्स तक ये स्ट्रेच होकर के वापस अपने साइज पे वापस आ सकता है। तो इस तरह की कुछ क्वालिटीज हैं जो होनी चाहिए प्रोटोप्लाज्म में। फिर हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म को और पढ़ा तो उसके मूवमेंट्स को देखना शुरू किया। मूवमेंट्स में हम लोगों ने देखा कि इसमें जो है साइक्लिक मूवमेंट्स होते हैं जो दो तरह के थे, एक रोटेशन था, एक सर्कुलेशन था। रोटेशन में पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, रोटेशन में वैक्यूल्स स्पेसिफिक था, जैसी जरूरत है वैसा रोटेशन चल रहा है, मतलब सारे फ्लूइड का जो रोटेशन है वो एक जैसा नहीं है, राइट। फिर उसके बाद में हम और आप आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि इसके और भी मूवमेंट्स है, जैसे सीलियरी मूवमेंट और अमीबिक मूवमेंट। मूवमेंट से हम और आप आगे बढ़े तो हम लोगों ने थ्योरीज पढ़ी 4, जिसमें अपीयरेंस के बारे में बात की गई थी कि किस किस तरह का प्रोटोप्लाज्म हो सकता है। और जब हम लोगों ने उस थ्योरी को पढ़ा तो उसमें 4 जो थ्योरीज थी उसमें बोला कि ग्रेन्युलर हो सकता है, एल्वियोलर हो सकता है, फाइब्रस हो सकता है और रेटिकुलर हो सकता है, जो कि नाम से ही आपको सीधे सीधे बता दे रहा है कि हम क्या हैं, राइट। और इतना पढ़ने के बाद में फिर हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म के पार्ट्स को पढ़ना शुरू किया और उसमें हम लोगों ने पार्ट देखे कि प्रोटोप्लाज्म को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल में। अब साइटोप्लाज्म को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना शुरू किया है, जिसमें साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक सेल ऑर्गेनेल और दूसरा हाइलोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पहली वो सेल ऑर्गेनेल जिनमें सेल मेम्ब्रेन है और दूसरी जिसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। वहीं हाइलोप्लाज्म में हम 3 तरह की चीजें देखते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स और स्टोर्ड मटेरियल। सो दिस इज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म। अब हम लोग एक एक करके इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है प्रॉपर नोट्स बनाएं। मैं इसीलिए बार बार पढ़ाते हुए थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं ताकि आपको प्रॉपर बोर्ड दिखाई पड़े। साथ के साथ नोट्स बनाइए, एक भी लाइन एक भी शब्द कहीं से भी मैं छोड़ नहीं रहा हूं। जो बच्चे रिपीटर हैं वो 1 लाइनर नोट्स बनाएं, जो बच्चे अभी 12th अपीयरिंग है जिन्हें अभी रिटन का एग्जाम भी देना है वो प्रॉपरली नोट्स बनाएं, एक एक शब्द लिखे जितना मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके जो एक्चुअल 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन है उसमें आपको आंसर राइटिंग में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जो मेहनत करते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं हम और आप बायोबाइट्स के इसी चैनल पे फर्स्ट बायो ब्लॉक सेल यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट 3 को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।